तो हमारी जो लास्ट क्लास थी हिस्ट्री की, उसमें हम जो बात जहां पर हमने टॉपिक खत्म किया था वो था शाहजहां तृतीय, शाहजहां थर्ड। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इससे पहले शाहजहां जो था, पहला शाहजहां था, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा शाहजहां द्वितीय, तो रफीउद्दौला जो मुगल बादशाह हुआ है उसी को शाहजहां द्वितीय कहा जाता है, और ये मुही उल मिल्लत ही बना अगला मुगल बादशाह किसके नाम से, शाहजहां तृतीय के नाम से। ये वाली बातें ना लास्ट क्लास में अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब एक ही वंश में, जब एक ही साम्राज्य में एक ही नाम के एक से ज्यादा सम्राट हो जाते हैं या एक से ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं, तो उनके नाम के आगे प्रथम द्वितीय तृतीय यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम बात कर रहे थे, हमने जहां पर बात लास्ट टाइम खत्म की थी वहां पर हमने खत्म किया था शाहजहां तृतीय पर। हमने बताया कि शाहजहां तृतीय का जो शासनकाल था वो 1758 से 1758 ईस्वी से लेकर के 1759 ईस्वी तक रहा। कोई भी चीज नहीं है इस मुगल बादशाह के बारे में जानने वाली, कोई ऐसी खास है नहीं, क्योंकि ना इसने कोई खास काम किया है, ना ही बहुत ज्यादा लंबा इसका कोई रूलिंग पीरियड रहा है, ठीक है। बात जो समझनी है, समझने वाली बात यह है कि इसके बाद जो मुगल बादशाह बनेगा वो बनेगा शाह आलम द्वितीय। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से काफी सारे चेंजेस आएंगे। बक्सर का युद्ध होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इसी के शासनकाल में होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो अब जो आगे वाला जो मुगल बादशाह इंपॉर्टेंट है वो है शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में कोई फैक्ट नहीं लिखना है क्योंकि है ही नहीं फैक्ट इसके बारे में कुछ ऐसा। बात ही समझ, बस ये एक बादशाह बन गया था शाहजहां तृतीय, तो बस इसका शासनकाल रहा 1758 से 1759 एडी तक। अब आपको हेडिंग डालनी है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। तो अगला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसका शासनकाल रहा 1759 से 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक, 1806 ईस्वी तक, 1806 एडी तक। शाह आलम सेकंड। चलो, तो अब मुझे ये बताया जाए कि शाह आलम फर्स्ट कौन था। हु वाज शाह आलम फर्स्ट? बहादुर शाह। बहादुर शाह, वेरी गुड। बहादुर शाह प्रथम ही कहलाता है शाह आलम फर्स्ट के नाम से, शाह आलम फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था, उसका मूल नाम क्या था? व्हाट वाज हिज रियल नेम? मुअज्जम। मुअज्जम, वेरी गुड। उसका नाम था मुअज्जम, गुड। तो चीजें यदि आप लोगों ने पहले से रिपीट की हैं, उनको रिवाइज किया है, तो चीजें याद रह जाती हैं। बहुत बड़ा मुश्किल काम है नहीं, ठीक। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, शाह आलम सेकंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको याद होगा इससे पहले हमने एक बादशाह पढ़ा है आलमगीर सेकंड, याद आया? शाहजहां तृतीय से पहले, ठीक है। अब और इसके पिता शाहजहां, इसके पिता आलमगीर सेकंड की यानी आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद ये शाह आलम द्वितीय पटना भाग गया था बिहार में। बात ही समझ, क्या बोला मैंने? आलमगीर द्वितीय, इसी का पिता जो था आलमगीर द्वितीय, उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी हत्या हो जाने की वजह से ये भयभीत हो गया, ये डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मार दिया जाए, तो ये कहां भाग गया? पटना भाग गया, बिहार भाग गया। और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इसने शाहजहां थर्ड के विरुद्ध, शाहजहां तृतीय के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाई। और इसने शाहजहां तृतीय को और इमादुल मुल्क को हटाने के लिए इसने जिस व्यक्ति से हेल्प ली, उस व्यक्ति का नाम था सदाशिवराव भाऊ। देखिए, नाम लिख रहा हूं मैं एक, सदाशिवराव भाऊ। इनके बारे में भी जानते हैं कौन थे? शाहजहां तृतीय को उसकी गद्दी से हटाने के लिए शाह आलम सेकंड ने हेल्प ली, किसकी? सदाशिवराव भाऊ की। अब ये सदाशिवराव भाऊ कौन थे? देखिए, सदाशिवराव भाऊ एक मराठा सेनापति थे। ये थे एक मराठा सेनापति, मराठा सेनानायक लिख लीजिए या मराठा सेनापति लिख लीजिए। ये उस समय के मराठा सेनापति हुआ करते थे, सदाशिवराव भाऊ। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस टाइम तक आते आते मराठाओं की जो पावर है, मराठाओं की जो शक्ति है, वो दिल्ली तक फैल चुकी थी। मराठाओं की पावर बहुत ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही
पेशवाओं के हाथों में आया था शासन। आप लोग जानते हैं जैसे ही पेशवाओं के हाथों में शासन आया तो मराठाओं की जो पावर है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गई। तो मैंने ये बताया आप लोगों को, अभी मैंने ये समझाने की कोशिश की कि इसने शाहजहां तृतीय को हटाने के लिए गद्दी पे से किस व्यक्ति की हेल्प ली? सदाशिवराव भाऊ की हेल्प ली। बताइए समझ। तो शाहजहां तृतीय को हटाने के लिए मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ से इसने क्या मांगी? सहायता मांगी, हेल्प मांगी। और सदाशिवराव भाऊ ने इसकी मदद की और शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटवाकर शाह आलम द्वितीय को अगला मुगल सम्राट बनवाया। हालांकि इमादुल मुल्क तो ऐसे ही रहा, वो तो वजीर था, वजीर ही रहा, लेकिन शाहजहां तृतीय को हटवाया मुगल बादशाह के पद से और अगला मुगल बादशाह कौन बना? शाह आलम सेकंड। किसने हेल्प की? किसकी मदद से? मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की हेल्प से हुआ। सदाशिवराव ये थे उस समय के मराठा सेनापति। बात आती है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सदाशिवराव को, सॉरी, शाह आलम सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहा जाता है अली गौहर। शाह आलम द्वितीय को ही जाना जाता है अली गौहर के नाम से भी। अब शाह आलम द्वितीय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शाह आलम द्वितीय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके शासनकाल में दो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई। शाह आलम सेकंड के ही शासनकाल में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध। Third battle of Panipat was fought in the reign of Shah Alam II. The third battle of Panipat. अच्छा, आप लोग जरा एक बात मुझे बताइए, पानीपत कहाँ है? वेयर इज पानीपत? छोटा सा क्वेश्चन, बड़ी आसान सी चीज। बताओ फटाफट। अच्छा ये बताओ, इसका नाम पानीपत का युद्ध क्यों है? क्यों कहा गया इसको पानीपत का तीसरा युद्ध? आयुषी, पानीपत है कहां? वेयर इज पानीपत? भैया शायद हरियाणा में। वेरी गुड, हरियाणा में, ठीक है, गुड। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में। और अब बात आती है किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया था मराठाओं के बीच में। ध्यान से देखिएगा, ये युद्ध लड़ा गया मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। ये बात कब लड़ा गया? इन द ईयर ऑफ 1761, 1761 ईस्वी में। और याद रखना, इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई और ये हार मराठों के लिए मतलब एक तरह से निर्णायक लड़ाई थी। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और मराठों की इसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई। और इस लड़ाई के बाद मराठाओं की जो शक्ति थी उसमें कमी आई, बहुत ज्यादा क्षीण हुई इनकी शक्ति। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में इन द ईयर ऑफ 1761, 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब देखिए ये युद्ध हुआ क्यों था, पहले तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मथुरा पर, देखिए जैसे धीरे धीरे एक तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और आप लोगों को याद होगा अहमद शाह अब्दाली जब आगरा से लेकर मथुरा तक नरसंहार करके गया था तो उसके बाद क्या हुआ? मराठों ने ही संभाला था उस पूरे के पूरे एरिया को, जो पूरा का पूरा एरिया था कहां का? मथुरा का। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो रहा था और मथुरा पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा धीरे धीरे। ध्यान से समझना मेरी बात, जो मथुरा है उस मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली इसको लूट के गया था बहुत बुरी तरह से और इस मथुरा पर मराठों का प्रभुत्व यानी मराठों की पावर यहां पर आ गई और मराठों के अधीन ये क्षेत्र आ गया मथुरा वाला। ये क्षेत्र जो था मराठों के अंडर में आ गया
और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की जो स्थिति थी वो एकदम सही होने लगी। बात आई समझ। और इस नगरी ने, इस मथुरा नगरी ने सदियों के पश्चात बहुत ही चैन की सांस ली जब ये आया किसके अंदर, मराठों के अंदर आया। यह वो दौर था जब एक तरफ मराठा और एक तरफ दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली दोनों ही अपनी बादशाहत का दायरा बढ़ाने में जुटे थे। नहीं आई बात समझ। देखिए, एक तरफ तो मराठा ये कोशिश कर रहे थे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे आप एक हल्का सा आइडिया लीजिए, हल्का सा एक आइडिया, जिससे कि आपको चीजों का पता चले। देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको ये बात पहले भी समझा चुका हूं और ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि जो मराठा जो थे वो लगभग दिल्ली तक अपना विस्तार कर रहे थे, लगभग दिल्ली तक अपना विस्तार कर रहे थे। बात आप जानते हैं। और मथुरा कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसी क्षेत्र में पड़ता है मथुरा। बात आई समझ। तो मराठा अपना इधर विस्तार कर रहे थे और दूसरी तरफ इधर था अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, दूसरी तरफ इधर था अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली। अब कहानी क्या है, दरअसल हो ये रहा था, कहानी ये तरफ चल रही थी। ये एक तरह से ऐसा टाइम आ गया ना जब एक तरफ तो मराठा और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली दोनों ही अपनी बादशाहत का दायरा, दोनों ही अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों और इलाकों में अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहते थे, दोनों के दोनों, अहमद शाह अब्दाली भी और इधर मराठा भी। और मराठा साम्राज्य लगातार बहुत सारे युद्ध जीत रहा था, बहुत सारी जंगें मराठा साम्राज्य ने जीती इस दौरान में। ठीक। और अब ने देखा, अभी मैंने समझा कि सदाशिवराव भाऊ ने इतनी, देखिए वो एक मराठा सेनापति हैं लेकिन उनकी इतनी पावर हो चुकी है कि वो एक मुगल बादशाह को हटवा करके एक मुगल बादशाह को बनवा दे रहे हैं। दिल्ली तक इतनी पावर हो चुकी है मराठाओं की। इस बात से आप अनुमान लगाने की कोशिश करिए कि एक सेनापति, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की ही इतनी पावर है कि वो दिल्ली के मुगल बादशाह जिसको वो चाह रहे हैं उसको बनवा दे रहे हैं। तो मराठाओं की पावर भी बढ़ रही है इस तरफ। और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी चाह रहा है कि मेरा भी प्रभुत्व स्थापित हो, मेरी भी यहाँ पर क्या है, मेरी भी, मतलब भाई मेरे क्षेत्र है, मैं यहाँ लूट करके आया हूं तो मेरी पावर भी होनी चाहिए यहाँ। तो एक तरह से दोनों में टकराव की स्थिति बन चुकी थी। किस किस के बीच में, इन मराठों के बीच में और इस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। दोनों ही अपनी बादशाहत का दायरा बढ़ाने में जुटे थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा इलाके को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। मराठा साम्राज्य लगातार जंगे जीत रहा था, युद्धों को जीत रहा था और बहुत ही महत्वाकांक्षी हो चुका था। इनको भी थी कि हम जल्द से जल्द बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लें। और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली को खतरा महसूस होने लगा सबसे ज्यादा मराठों से। अहमद शाह अब्दाली जो है वो इनसिक्योर फील करने लगा, मराठों से बहुत ज्यादा ये फील करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मराठे जो है वो यहां तक अफगानिस्तान तक भी अटैक कर दें। बात ही समझ। तो अहमद शाह अब्दाली को यह लग रहा था कि मराठों की बढ़ती हुई ताकत उसके हिंदुस्तान के सूबों के साथ साथ अफगानिस्तान के प्रांतों के लिए भी खतरा बन रही है। अहमद शाह अब्दाली क्या सोचने लगा कि इस जो तूने यहां पर हिंदुस्तान में जो प्रांत जीते हैं उनके साथ साथ ऐसा ना हो कि ये अफगानिस्तान के जो प्रांत हैं तेरे, ये सोचना था अहमद शाह अब्दाली का कि कहीं उनके लिए भी मराठा साम्राज्य, मराठी लोग खतरा ना बन जाएं। तो इसी के तहत अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली गया सेना लेके, इसको सीधा मराठों से भिड़ना था और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा के पानीपत में लगभग इस जगह हरियाणा के पानीपत में हुआ युद्ध। ठीक है, जिसको कहा जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड बैटल कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानिस्तान सेना, क्योंकि अफगानिस्तान से आया था, लगभग 80,000 के करीब घुड़सवार थे और तोपखाने वगैरह सब चीज लेकर के आया था। ठीक है, और इस लड़ाई में जो अफगान सेना थी, यानी अहमद शाह अब्दाली कहां से बिलोंग करता था, अफगानिस्तान से, अफगान सेना की जीत हुई। हालांकि दोनों ही खेमों में बहुत सारे लोग, कई हजार लोग मारे गए। ठीक है, लेकिन जीत गया कौन, अहमद शाह अब्दाली, और मराठों की इसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई। ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें मराठों की बहुत ज्यादा बुरी तरह से हार हो गई। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली जब मराठों को हरा करके वापस जा रहा था तो इसने, आप जानते हैं जब भी ये भारत से जाता है तो अपने एजेंट नियुक्त करके जाता है। तो इस अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसने घोषित किया कि मैं तुझे बादशाह घोषित करके जा रहा हूं, यहां का मेरा एजेंट। दिल्ली का बादशाह घोषित किया शाह आलम द्वितीय को। वहां का वजीर नियुक्त किया किसको, इमादुल मुल्क को। वजीर वापस नियुक्त करके गया इमाद उल मुल्क को। और इसके अलावा वहां का मीर बख्शी नियुक्त करके गया किसको, वही नजीबुद्दौला को, जिसको मराठों ने भगा दिया था। याद करिए, जिसको मराठों ने भगा दिया था। याद आ रहा है, मैंने कहा था कि जो इससे पहले जो मराठा शासक थे उन्होंने रघुनाथ राव ने दिल्ली पर अटैक किया था और जो वहां का मीर बख्शी था नजीबुद्दौला, इसको भगा दिया था।
तो अहमद शाह अब्दाली वापस आया, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया और अपना एजेंट नियुक्त करके गया, किसमें, भारत में, किसको, दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय को, वहां के वजीर इमाद उल मुल्क को और मीर बख्शी नजीबुद्दौला को, इनको वापस से नियुक्त करके वापस से वो अफगानिस्तान चला गया। कहने का मतलब इन्हें भारत में अपना एजेंट नियुक्त करके। अब बात आती है पानीपत की। यदि पानीपत की लड़ाइयों की बात करें तो देखिए, पानीपत की लड़ाइयों की यदि बात करें तो इससे पहले पानीपत की 2 और लड़ाइयां हुई हैं। इससे पहले पानीपत की 2 लड़ाइयां और हुई हैं, उनके बारे में जरा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जब पानीपत की बात आई गई है तो पानीपत की उन 2 लड़ाइयों का भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पानीपत का जो मैदान था बड़ा ऐतिहासिक रहा है। पानीपत का जो मैदान है वो बड़ा ऐतिहासिक रहा है और अभी से नहीं, आप हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी इस स्थान का जिक्र है। यदि आप पौराणिक कथाओं की बात करेंगे, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, जो जिनको इंग्लिश में माइथोलॉजीज कहते हैं, ठीक, उनके अकॉर्डिंग यदि बात करेंगे तो पानीपत महाभारत के समय पांडव भाइयों द्वारा, जो पांडव थे, 5 पांडव द्वारा, उनके द्वारा जो 5 शहर बताए गए थे, ठीक है, इंद्रप्रस्थ में जो 5 शहर बसाए गए थे, उन्हीं में से एक था इस पानीपत को। उस समय कहा जाता था पांडुप्रस्थ। महाभारत काल में इस पानीपत को कहा जाता था पांडुप्रस्थ। महाभारत काल में इस पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। ये तो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार है, ठीक है। खैर, उस बात पे नहीं आते हैं, हम आते हैं अब की बात पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, ये अपना में बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक ऐतिहासिक नगरी है पानीपत। और इस पानीपत में बहुत सारे युद्ध हैं। पानीपत में युद्ध क्यों हुए, इसका भी मैं बारे में डिस्कशन करूंगा कि जो ज्यादातर युद्ध हैं वो पानीपत के आसपास के क्षेत्रों में ही क्यों हुए। ऐसा क्यों है कि पानीपत के आसपास के वो युद्ध ज्यादातर लड़े गए, इस बात पे भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं कि ये तो पानीपत का तीसरा युद्ध है। इससे पहले पहला और दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुए। यदि हम बात करें पानीपत के पहले युद्ध की, तो कि पानीपत भारतीय इतिहास में 3 सबसे मेन लड़ाइयों का, 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह बना है। एक मिनट, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पानीपत जो है वो भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का, 3 प्रमुख युद्धों का, 3 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वॉर का गवाह बना है। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का पहला युद्ध, बताएगा कोई किस किस के बीच में हुआ था? आई नो आप लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी बता सकते हैं आप। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध होता 21 अप्रैल, डेट याद नहीं रखनी है, केवल सन याद रखिएगा, 15 से 26 में 21, ये लड़ा गया था 1526 में, डेट याद नहीं रखनी है। 21 अप्रैल वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में, 15 से 26 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी वंश चलता था भारत में, ठीक है, दिल्ली में उस समय लोदी वंश चल रहा था। ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ये लोदी वंश के इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1526 में। और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। याद रखना, मुगल साम्राज्य की नींव ही इस पानीपत के फर्स्ट वॉर के बाद रखी गई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। सबसे पहली बार तोप खाने लेके आया था भारत में, ठीक है, तोपों का यूज किया था इसने और हराया इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश का किया अंत और 1526 में ही नींव रखी गई भारत में मुगल साम्राज्य की, मुगल डायनेस्टी की। बात आई समझ? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया था और इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में लोदी वंश का अंत कर दिया और भारत में स्थापना हो गई किसकी? मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की। ये था पानीपत की पहली लड़ाई। हालांकि जब इस पे आएंगे कैसे कैसे लड़ा गया, क्या क्या चीजें इसमें हुई थी, कैसी कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई, वो हम वहां पर जानेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है अभी हमें पता होना चाहिए कि जो पानीपत के युद्ध हैं वो आखिर कौन कौन से हुए। बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध, देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 5 नवंबर 1556 में, फिर कह रहा हूं डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 15 से 56 याद रख लीजिए आप केवल। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया और ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। ये युद्ध लड़ा गया था
पानीपत का दूसरा युद्ध ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। हेमू का जो पूरा नाम था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, और अकबर ने इस लड़ाई को जीत लिया था हेमू को हरा करके। ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध, और आपके सामने पानीपत का तीसरा युद्ध है 1761 में। तो डेट बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल घोट के पी जाना है। देखिए कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ये बात आई तो इसलिए मैंने ये बात बताई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में आपने देखा 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा और पुणे के, वैसे पुणे के ये जो सदाशिवराव भाऊ थे पुणे के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखना इन्होंने ही नेतृत्व किया था, सदाशिवराव भाऊ ने पार्टिसिपेट किया था पानीपत के इस तीसरे युद्ध में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था। सदाशिवराव मराठा सेनापति थे, पेशवाओं की तरफ से इन्होंने ही इस युद्ध में क्या किया था? नेतृत्व किया था मराठों का। बात आई समझ? और यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हरा करके जीत ली थी। ठीक है, और यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। जो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो हार हुई थी मराठों की पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बुरी हार थी। बहुत मतलब इतने सारे मराठा लोग इसमें मारे गए थे, बड़े बड़े सेनानी भी इसमें मारे गए थे इस पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, और इस युद्ध ने भारत में एक नई शक्ति को जन्म दे दिया। देखिए ध्यान से समझना, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में है। जो पानीपत का थर्ड बैटल है वो हुआ तो भले ही मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में है, लेकिन इस युद्ध का सीधा सीधा फायदा मिल गया अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारत में एक नई शक्ति को जन्म दे दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खुल गए। देखो मराठा साम्राज्य उस समय काफी मजबूत था, और मराठा साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली ने जब हराया मराठों को, तो इससे मराठा साम्राज्य को कमजोर और अंग्रेजों को एक नई शक्ति मिल गई ऐसा हो जाने से। ठीक, ऐसा हो जाने से अंग्रेजों को और नई पावर मिल गई, उनको वो एक तरह से वो एक और नया जीवन मिल गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को ज्यादा पावर मिली, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं 1761 का जो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, यहां से भी अंग्रेजों के लिए एक फ्रंट खुल गया। उनको पता था कि मराठे मजबूत हैं, और वो अब इस हार के बाद, क्योंकि ये इतिहास में सबसे बुरी हार मानी जाती है मराठों की, तो इस हार के बाद मराठे पड़ गए कमजोर। बात आई समझ? तो ये कहानी रही है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए थी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था शाह आलम सेकंड के शासनकाल में 1761 में, मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगली घटना बहुत इंपॉर्टेंट, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के शासनकाल में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। इसी के शासनकाल में लगा बक्सर का युद्ध। द बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, कोई जानता है बक्सर का युद्ध बक्सर किस जगह पड़ता है? एनीवन, किसी को है कुछ आइडिया? बता पाएगा कोई? कहां है बक्सर? हाँ जी, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में ही लड़ा गया बक्सर का युद्ध। और कब लड़ा गया? 1764 में, 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ध्यान से समझिएगा किस किस के बीच में लड़ा गया। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, और शुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेना, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी लड़ रही थी किसके खिलाफ?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करा था हेक्टर मुनरो। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1764 में 1764 ईस्वी में लड़ा गया बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, मीर कासिम जो कि पहले बंगाल का नवाब हुआ करता था, सुजाउद्दौला यानी अवध का नवाब। ये था मुगल बादशाह, ये मुगल बादशाह था, ये बंगाल का नवाब था। इसी से ठीक पहले जब बंगाल का नवाब के पद से ये हट गया उसके बाद इसने योजना बनाई थी कि अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। ये बंगाल से बिलोंग करता था, पहले बंगाल का नवाब था और ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब। अच्छा ये बताओ, अवध की जब मैं बात करता हूं तो ये कहां की बात है, ये बताओ। जब बात हम करते हैं अवध की तो अवध से क्या मतलब है हमारा, बताइए फटाफट। भैया वेरी गुड, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक का वेरी गुड। अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक का क्षेत्र ही कहलाता है अवध। वेरी गुड। तो देखिए इन तीनों की संयुक्त सेना किससे लड़ रही थी, हेक्टर मुनरो से लड़ रही थी। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसका नेतृत्व कर रहे थे। बात ही समझ। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर बक्सर कहां पड़ता है, बिहार में, याद रखिएगा बक्सर जो है बिहार में पड़ता है। बक्सर कहां पर है, बिहार में। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर यानी बिहार के आसपास के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल का मीर कासिम इसमें शामिल था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी इसमें शामिल था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल था। और इन तीनों की संयुक्त सेना किससे लड़ रही थी, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से लड़ रही थी। और याद रखिएगा इन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर के भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी हेक्टर मुनरो को या कह सकते हैं अंग्रेजों को नहीं हरा सकी। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द 1764 बिटवीन हेक्टर मुनरो of the East India Company and the armies of the Mughals and the Nawabs around the city of Buxar in Bihar. The combined forces of the Mir Qasim of Bengal, Nawab Sujaud-Dola of Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam II were fighting with the British East India Company and it was leading by Hector Munro. ठीक है, बात ही समझ। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा यह है कि बक्सर का जो युद्ध था उसमें ये तीन, शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, मीर कासिम जो कि पहले बंगाल का नवाब हुआ करता था, ठीक है, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। यदि आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहां भी ये मैंने चीज बताई थी, याद करिए। जब पॉलिटी आप पढ़ रहे थे, जब हमने पॉलिटी हमने संवैधानिक इतिहास पढ़ा था तो वहां भी हमने ये चीज पढ़ी थी, बैटल ऑफ बक्सर, याद करिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ जी भैया, वहां भी ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। तो वही चीज है, अब यहाँ पे हिस्ट्री में आ रहा है तो मैं ये चीज हिस्ट्री में पढ़नी पड़ रही है। तो कुल मिला के हुआ ये कि इन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर के, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी मिलकर के भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाई और हार हो गई किसकी, इस पूरे मोर्चे की हार हो गई और जीत किसकी हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब इसके बाद जब ये हार हुई तो इसी के अगले साल 1764 में तो ये बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का बैटल लड़ा गया। और इसी के अगले साल 1765 में, 1765 ईस्वी में, इसी के अगले साल 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। इसी के अगले साल हुई इलाहाबाद की संधि, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसी के अगले वर्ष हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि। किस किस के बीच में हुई, याद रखिएगा, यह संधि हुई थी शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। देखिए यदि इंग्लिश में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, यदि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो शाह आलम सेकंड, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऊपर मैंने लिख भी रखा है, तो ये नाम है, नाम में कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है। शाह आलम सेकंड और याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, कहने का मतलब मुगलों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी।
शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई इलाहाबाद की संधि इसी युद्ध के अगले साल, क्योंकि ये लोग युद्ध हार गए अगले ही साल 1765 में 1765 ईस्वी में ही बक्सर के युद्ध के अगले वर्ष 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के तहत यह डिसाइड किया गया, इस संधि के तहत यह निर्धारित किया गया, यह डिसाइड किया गया कि अब पश्चिम बंगाल, यानी केवल बंगाल लिखिए, कि अब बंगाल, बिहार, झारखंड, जहां बिहार ही लिख सकते हैं क्योंकि उस समय एक ही चीज था, झारखंड को हटाइए, ठीक है, उड़ीसा, हाँ जी। तो क्या डिसाइड किया गया? यह डिसाइड किया गया इस संधि के तहत कि अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीन राज्यों का पूरा अधिकार किसका होगा? इन तीन राज्यों पर पूरा अधिकार होगा अंग्रेजों का, ठीक है। या थोड़ा और टेक्निकली कहने की मैं कोशिश करूं कि इलाहाबाद की संधि के तहत यह निर्धारित किया गया, इलाहाबाद की संधि के तहत यह डिसाइड किया गया कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार और राजस्व अधिकार, दीवानी और राजस्व अधिकार, अब दीवानी का मतलब वो वाली दीवानी मत समझ ले, इसका मतलब है सिविल राइट्स, सिविल राइट्स और रिवेन्यू राइट्स। किसके पास होंगे? अब वहां के दीवानी अधिकार और राजस्व अधिकार, यानी सिविल राइट्स और रिवेन्यू राइट्स किसके हाथों में होंगे? अंग्रेजों के हाथों में होंगे। यह डिसाइड किया गया इस इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में जो हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड ऑन द 12th of August 1765 between the Mughal Emperor Shah Alam II and the Robert Clive of East India Company. As a result, the civil and the revenue rights of West Bengal, Bihar and Odisha were handed over to the British East India Company. बात आई समझ कि अब इन तीन, कहने का मतलब तीन राज्यों पर पूरा अब किसका अधिकार होगा? सारे का सारा कार्यभार कौन संभालेंगे? अब इन पर हो गया अब अंग्रेजों का अधिकार। इन तीन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बात आई समझ में? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुआ पानीपत का थर्ड बैटल और बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हार हुई। और याद रखना, बक्सर के युद्ध को ही माना जाता है कि जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो उसके बाद से ही अंग्रेजों के हाथों में असली सत्ता, रियल पावर, यानी कहने का मतलब एक तरह से हिंदुस्तान पर इन लोगों का कब्जा हो चुका था। इस बक्सर, ये बैटल ऑफ बक्सर को बहुत निर्णायक माना जाता है। इसको डिसाइडिंग वॉर माना जाता है, बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के ही बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ अपने रियल पावर का। क्योंकि आप देखिए तीन राज्य, तीन प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंप्लीटली उनके अंडर में आ चुके थे, ठीक है। और धीरे धीरे अब आप देखेंगे, धीरे धीरे दिल्ली को कब्जा लेंगे। अब ये इनका सिलसिला चलता जाएगा और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोगों के कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं और आगे कहानी का समझते हैं, वापस लौटते हैं, शाह आलम सेकंड की बात करते हैं और थोड़ी सी। इसके बाद क्या हुआ? 1765 में हो गई इलाहाबाद की संधि। अब क्या हुआ कि शाह आलम सेकंड जो था वो दिल्ली से भाग गया। अब उसको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज जो है इसी को मार दें, तो थोड़ा ये डर गया शाह आलम सेकंड। और ये 1765 से लेकर के 1772 तक ये रहा अवध के नवाब की शरण में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो अंग्रेजों की शरण में रहा था इलाहाबाद में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रहा था अवध के नवाब की शरण में। इसके बाद 1765 से लेकर के 1772 तक, 1772 ईस्वी तक, 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब के संरक्षण में रहा था। मैंने बताया था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब के संरक्षण में रहा था, उसकी छत्र छाया में, उसकी कृपा में रहा था, यानी उसके यहां रहा था। बात ही समझ।
1765 से लेकर के 1772 तक, 1772 तक, इस टाइम पीरियड में शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब के संरक्षण में रहा था। अवध के नवाब के संरक्षण में रहा था। ठीक है, अवध के नवाब के संरक्षण में रहा था। और इस टाइम पीरियड के दौरान, इस 1765 से लेकर के 1772, इस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली में इसका बेटा शाह आलम का बेटा था शाह आलम का पुत्र संभाल रहा था। इस शाह आलम का जो बेटा था वो इस समय दिल्ली का जो कार्यभार